Have a look at these two structures and try to understand. In these two structures, we often commit mistakes. See, दोनों तो एक ही मैसेज दे रहा है, तो फिर ये डिफरेंस कहाँ है इन दोनों के बीच? अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंस ये है, दिस वन इज, ये जो स्ट्रक्चर यूज किए, इफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये इमेजिनरी या अनरियल एक्शन को बतलाता है, यानी ऐसा काम को बतलाता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, केवल इमेजिनरी है, काल्पनिक है, अभी तक वो नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड, ये स्ट्रक्चर, इसमें कुछ ना कुछ काम होता है, यहाँ पर काम इसमें होता है, लेकिन जैसा हम सोचते थे वो वैसा नहीं, बल्कि उसके ठीक विपरीत कुछ काम हुआ है, बट कुछ ना कुछ तो काम हुआ है। ध्यान रखना, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव V3 है। यानी इफ के बाद हैड है और इधर क्या है? वुड हैव है। यहां पर भी क्या है? हैड है, तो दूसरे पोर्शन में वुड हैव है। टेक केयर। इसमें क्या है? V2 है एक क्लाउज में, तो दूसरे क्लाउज में सिर्फ वुड है, वुड हैव नहीं है। The way the questions are asked normally, वो कैसा करता है? ऐसा करेगा, if you had gone to Delhi, तो you would have seen ना करके क्या कर देगा? You would see the Red Fort। एरर खोजिए या सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए तो समझ लेना कि अगर एक क्लाउज में हैड है तो दूसरा में वुड हैव V3 ही होगा। और इसमें क्या करेगा? इफ यू गॉट दैट जॉब, तो यू वुड गेट, ऐसा ना करके क्या कर देगा? यू वुड हैव गॉट अ गुड सैलरी। सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सो आपके लिए इसको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ध्यान रखना है इसको। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के पर आधारित वैसे कुछ क्वेश्चंस को देखें जो हम लोग अक्सर एग्जामिनेशंस में देखते हैं। तो ध्यान ये रखना है, इफ के बाद हैड V3 तो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव के बाद V3, यही था। और इफ के बाद V2 और उसके बाद वुड प्लस V1, तो यही दो चीज देखे। नाउ let us understand the kind of the questions that we normally come across in the question papers। तो उस टाइप क्वेश्चंस को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, if Ravi had participated, he ... the prize। अब इसमें आपका क्वेश्चन है। अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 would have won, 2 ये, C तीसरा ये, एंड 4th ये। अब आपको इसमें क्या भरना है? तो जरा क्वेश्चंस को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ रवि हैड पार्टिसिपेटेड, ही ... मीन्स इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ही ... द प्राइज। तो चलो, तो इफ के बाद हैड है, हैड प्लस V3 है, तो एक बात तो तय है कि दूसरे वाले क्लाउज में क्या होगा? वुड हैव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा? वुड हैव वॉन। यही जवाब होगा फर्स्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, वुड हैव वॉन। अब वुड विन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इधर इफ रवि V2 होता, इफ रवि पार्टिसिपेटेड होता, तब जवाब होता ही वुड विन। तो ये जवाब अभी होगा नहीं, अभी वो क्वेश्चन दूसरा है। कुड हैव विन, ये तो हो ही नहीं सकता है। कुड हैव विन, अगर ये हैव के बाद हमेशा V3 होता है। अगर कुड हैव वोन रहता, यानी हैव के बाद V3 रहता, तो ये भी जवाब हो सकता था, लेकिन अभी तो है नहीं। नाउ हैड वोन, तो ये तो होगा ही नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, इफ आई सॉ द एब्सकॉन्डिंग हुलीगन, ये एब्सकॉन्डिंग हुलीगन मतलब फरार गुंडा, हुलीगन मीन्स गुंडा, एब्सकॉन्डिंग मीन्स फरार। इफ आई सॉ द एब्सकॉन्डिंग हुलीगन, आई ... आपको ब्लैंक को फिल करना है, द पुलिस। क्या करेंगे? अब ध्यान दो, इफ के बाद क्या है? V2 है,
V2 है तो बचे हुए पोर्शन जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें क्या होगा, इफ के बाद अगर V2 तो दूसरे क्लाउज में क्या लगेगा, वुड प्लस V1, तो वुड है V3 तो होगा नहीं, सो नो, वुड इनफॉर्म, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर होगा। सो इन दिस वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब आगे भी जरा देखें, बिफोर वी सॉल्व दिस 2 or 3 questions, let's understand 1 or 2 small things। एक छोटी बातें, 1-2 बातें आप जान लें इसके पहले कि इन तीनों को सॉल्व करें। ये जो B है, B it plays 2 roles, ये 2 रोल प्ले करता है। एक तो अगर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ B प्लस V3 करते हैं तो वो क्या होता है, पैसिव वर्ब बन जाता है। जैसे उसे पीटा जाना चाहिए, he should be beaten, यानी एक्शन वाले सेंटेंस में बी लगाकर हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब बी अगर नॉन एक्शन सेंटेंस में लगाते हैं, एक नॉन एक्शन सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं हो, कोई वर्ब नहीं हो, तो ये बी कैसा मीनिंग देने लगता है नॉन एक्शन सेंटेंस में, होना का मीनिंग देने लगता है। जैसे तुम्हें एक अच्छा लड़का होना चाहिए, तो क्या करते हो, यू शुड बी अ गुड बॉय। तुम्हें एक अच्छा लड़का होना चाहिए तो क्या करते हो, यू शुड बी अ गुड बॉय। तो यहाँ पर बी क्या दे रहा है, होना का मीनिंग दे रहा है, होना, और ये किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 लगता है। तो ध्यान रखना, V1 ये बी का मतलब होना नॉन एक्शन सेंटेंस में, और ये होना और ये बी क्या है, होना का मीनिंग देता है। बोलते हो ना, जैसे खुश हो जाओ, बी हैप्पी, उदास मत हो, डोंट बी सैड, बोलते हो, बी का मतलब होना। तो देखो इसमें कोई वर्ब नहीं है, यानी ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। अब बी नॉन एक्शन में होना का मीनिंग देता है, तो याद रखना इसका वर्ब फॉर्म से याद रखो। जब होना के अर्थ में बी क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, B1 बोलो, और इसका पास्ट फॉर्म वॉज या वर होता है, वॉज वर होता है, चलो B2 बोल देते हैं, और V3 इसी का बिन होता है, 3 बोल दो, और इसका V4 बीइंग होता है, BEING, तो इसको V4 बोल दो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बात नंबर 1। दूसरी बात, अब हैव क्या है, हैव है वो तो पर्सन के मुताबिक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज़ लगा, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना, प्लूरल के साथ हैव लगाना। खैर, तो ये हैव क्या है, इसका भी 2 रोल। एक्शन वाले सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। ये क्या काम करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का। तुमने एक पत्र लिखा है तो तुम क्या करते हो, यू हैव रिटन अ लेटर, तो तुम क्या किए, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज किए। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, मेनी देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर वी यूज हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो कब, जब एक्शन वाला सेंटेंस रहता है तब हैव ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। लेकिन नॉन एक्शन सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो, तो उसमें हैव किस चीज़ का मीनिंग देता है, कोई चीज़ पास में रखना का मीनिंग देता है। यानी पोजीशन का किस सेंस में यूज़ करते हैं, पोजीशन के अर्थ में, कोई चीज़ पास में रखने का। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, उसके पास एक कलम है, ही हैज़ अ पेन। उन लोगों के पास एक बंगलो है, दे हैव अ बंगलो, करते हो। अब जब ये नॉन एक्शन में, जब ये अब हैव कोई चीज़ पास में रखने का आप कहते हैं, तो इसका V2 और V3 हैड होता है। इतना बात आप जानते भी होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मामूली बात है। खैर, मुद्दा ये है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है कि इफ़ यू हैड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ यू हैड टर्न डाउन रवीज प्रपोजल ही ... सेड।
अब इफ के बाद तुम देखे हैड V3 देखे, तो वन थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दूसरे क्लाउज में वुड हैव V3 होगा। तो इन तीनों 1 2 3 4 ऑप्शंस आर देयर, कौन सा आप डालेंगे? तो द मोमेंट यू लुक एट दीज ऑप्शंस, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड इज अच्छा यह आंसर इज दिस वन। जैसे ही आप देखते हैं और जैसे ही आप ऑप्शन में देखते हैं वुड हैव, तो इतना आप सीख गए हैं। आप देखते ही समझ जाते हैं कि इफ के बाद सब्जेक्ट हैड V3 है तो नेक्स्ट क्लास में वुड हैव आएगा। तो आप जब आप इसको करते हैं और द मोमेंट यू गो फॉर दिस ऑप्शन यू आर गॉन, फिनिश्ड। आप सब गड़बड़ कर दिए। यू हैव मेड अ हैश ऑफ एवरीथिंग। आप सब गलती कर दिए। क्यों? यू डिड नॉट बोदर टू मेक आउट द मीनिंग, यू डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट इट रियली विशेस टू कन्वे, द क्वेश्चन विशेस टू कन्वे। ये जो मीनिंग देना चाहता है उस पर आप ध्यान नहीं दिए। सो व्हाट आई वांट टू से, नेवर स्टडी बाय रोट, बिना समझे हुए आप जवाब न दें। क्वेश्चंस को पहले पढ़ें। क्या कहता है? इफ़ यू हैड टर्न डाउन रवीज प्रपोजल, अगर रवि के प्रस्ताव को तुम ठुकरा देते, टर्न डाउन मीन्स ठुकराना, रवि के प्रस्ताव को ठुकरा देते, ही डॉट 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 सैड, ये तो वो क्या है? वह उदास हो जाता। अब अगर आप ये करेंगे, ये तो होगा नहीं, तो इस पर आप क्या किए? वुड हैव देखे नहीं, कर दिए, गलत हो गया। क्योंकि ठीक है हैड के बाद वुड हैव लगता है, लेकिन वुड हैव अगर हम डालेंगे तो वुड हैव स्ट्रक्चर क्या था? वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव डालते हैं तो वुड हैव, उसके बाद ये सेट तो V3 है ही नहीं है। V3 की बात छोड़ी, नॉट टू स्पीक ऑफ V3, दिस इज नॉट वर्ब इवन, तो ये तो वर्ब है भी नहीं। तो आप समझें कि ये कहना क्या चाहता है कि अगर तुम रवि के प्रपोजल को ठुकरा देते तो वह उदास हो जाता। होना का मीनिंग ये तो वर्ब है नहीं, यानी ये वाला नॉन एक्शन का सेंटेंस है। और इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी हैव टू यूज वुड हैव प्लस V3। वुड हैव के बाद V3 लगाना ही होगा, तभी तो हैड V3 लगा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। तो बी का मतलब क्या होता है? होना, और बी का V3 क्या होता है? बिन। तो आप क्या करेंगे? आप जवाब करेंगे दिस वन वुड हैव बीन। अब तुम देखो इसका मैसेज भी आ जाएगा। अगर तुम रवि के प्रपोजल को ठुकरा देते तो वह उदास हो जाता। उदास है तो वो तो उसको तो V3, वो तो भी है ही नहीं, तो V3 कहाँ से होगा वो? तो बी का मतलब होना वुड हैव, उसके बाद V3 चाहिए। होना का इंग्लिश होता है बी का मतलब होना V1, और इसका V3 बिन, तो बिन हो गया। रूल्स आर satisfied. So in this way, be careful. Now come to question number 4. The poor villagers would not have starved. Starved means भूखों मरना, भूख से मरना। The poor villagers would not have starved. गरीब गांव वाले लोग भूखों नहीं मरते if they डॉट डॉट डॉट। कहिए क्या करेंगे? तो आप देखते हैं कि किसी पोर्शन को आगे पीछे लिखा जा सकता है, इस वाले पोर्शन को बाद में, उस पोर्शन को पहले लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या कुछ किया हुआ है? आप वुड हैव V3 है, एक बात तो है, तो इफ के बाद क्या लगना चाहिए? हैड। तो आप इसमें से कुछ करें। तो आप फिर देखते हैं तो तुरंत आप कहते हैं कि यस, हैव तो होगा नहीं, यहाँ पे है वुड नॉट हैव, तो इफ के बाद तो हैड होगा, तो आप इसको कर देते हैं। Once again you have jumped to the conclusion without understanding the question. आप फिर वही गलती किए, the same mistake you committed as that you committed earlier, वही गलती फिर कर दिए। Please understand the question. क्या कहता है? अब इसको समझो। तो ये कहना क्या चाहता है? गरीब ग्रामीण लोग भूखों नहीं मरते अगर उन लोगों के पास पर्याप्त अनाज होता, यही कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम ये देते हैं वुड हैव देखकर, इफ के बाद हैड डाल देते हैं, तो गलत कैसे हो जाएंगे? आप हैड तो डाल दिए,
अगर आप सेकेंड ऑप्शन करते हैं तो इफ के बाद हैड तो हो गया, इफ दे हैड, लेकिन हैड के बाद V3 भी चाहिए। लेट्स नॉट इग्नोर दिस, हैड के ठीक बाद V3 भी चाहिए। तो हैड तो यहाँ पर हो गया है, V3 है कहाँ? V3 है नहीं, तो ख़त्म, ये नहीं होगा। अब क्या है कि अब देखो, ध्यान से सोचो, गरीब ग्रामीण लोग भूख से नहीं मरते अगर उनके पास पर्याप्त, इफ दे डॉट 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 एनफ फूड ग्रेन्स, उनके पास पर्याप्त अनाज होता। तो कोई चीज़ पास में होना का इंग्लिश क्या होता है? अभी देखिए हैव मतलब कोई चीज़ पास में होना, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पर कोई चीज़ पास में होने का सेंस दे रहा है, यानी आपको हैव करना है। तो क्या करोगे? इफ़ दे हैड, और हैड के बाद फिर क्या है? कोई चीज़ पास में, V3। हम लोगों को पास में रखने का इंग्लिश चाहिए, जिसका इंग्लिश होता है हैव। तो हैव का V3 क्या होता है? हैड। तो इफ दे हैड इनफ मनी, अब हैड के बाद तो हैव आएगा नहीं, हैड के बाद तो हमेशा V3। तो इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 चाहिए। तो V3 पास में होना का इंग्लिश होता है हैव, और हम लोगों को अभी चाहिए पास में होना का इंग्लिश। तो हैव यहाँ पर होना चाहिए था, अब हैव तो नहीं होगा, क्योंकि हैव का V3 क्या होता है? हैव का V2 V3 हैड होता है। तो हैड, ये जवाब हो गया। दिस वन इज ए करेक्ट आंसर। एक हैड तो स्ट्रक्चर वाला हुआ, इफ के बाद हैड, और दूसरा ये क्या हुआ? पास में होना का अंग्रेजी का जो इंग्लिश हैव होता है उसका V3। तो ये दो हैड लग रहा है। तो नाउ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ तो डी को जब हम लोग देखते हैं तो इफ यू हैड बीन, हैड के बाद V3 चाहिए था, सो मिल गया। नॉन एक्शन सेंटेंस में बी का मतलब होना, और बी का V3 होता है बिन। रूल्स आर सेटिस्फाइड नाउ। तो इफ यू हैड बीन इम्पोलाइट, ये तो एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा? अगर तुम अपने कॉन्वर्सेशन में इम्पोलाइट होते, द टीचर वुड हैव बीन एंग्री विद यू। टीचर वुड हैव हो गया, और बी का मतलब होना, और उसका V3, वुड हैव के बाद तो V3 चाहिए। तो वुड हैव बीन, बी का V3 बीन, यू वुड हैव बीन, द टीचर वुड हैव बीन एंग्री विद यू। तो अब वुड हैव के बाद V3 भी आ गया, यानी स्ट्रक्चर इज ऑल द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो हिंदी क्या मैसेज आ जाएगा? अगर तुम अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने बातचीत में इम्पोलाइट होते, टीचर तुमसे क्रोधित हो जाते। So this is why. So we have to be very careful while solving the questions.